वक्त में हुकूमत ने अपनी मुहिम जोई से बाज ना आई। और आज हमने देखा कि कल जिस अंदाज से परवेज इलाही साहब के की रिहाइश गाह के ऊपर पुलिस ने जिस अंदाज से अटैक किया, या ये कहा जाए कि उनकी रिहाइश गाह में जिस अंदाज से वो दाखिल हुए, वो जो मनाजिर थे वो किसी भी तौर पे हौसला अफजा नहीं थे। मुल्क में हो क्या रहा है, क्योंकि पेट्रोल की महंगाई के बाद से, पेट्रोलियम मसनूआत में महंगाई के बाद से जो सूरत हाल है वो मजीद बेकाबू हो रही है। माशी तौर पर पाकिस्तान किस जगह पे खड़ा है, आज इस सवाल से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जनाब शुएब राजा साहब और जनाब रिजवान शाह साहब। मैं अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा और वेलकम करूंगा आज के शो में और सलाम पेश करना चाहूंगा। शुएब साहब, प्रोग्राम का आगाज आपसे करते हैं। ये जो पेशावर में जो ये सानिया हमने देखा, एक बड़ा सानिया है यकीनी तौर पे हर पाकिस्तानी के लिए। इसके बाद ऐसा महसूस हो रहा था कि एपीएस पेशावर के तर्ज के बाद जिस तरह हमने देखा कि पूरी कौम एक हुई है और एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन तैयार किया गया, सारी सियासी क़यादत ने, उस वक्त भी आपको याद होगा कि एक बड़ा धरना जारी था तहरीके इंसाफ का, उस सबको पीछे छोड़ते हुए, बालाए ताक रखते हुए एक यूनिट बन गई पूरी कौम और उसका हमने मुकाबला किया। आज इतना बड़ा सानिया हो गया, हम फिर भी उसी सियासी इंतकाम के ऊपर बात कर रहे हैं, सियासी बदले की बात कर रहे हैं, सियासी जंग की बात कर रहे हैं। परवेज इलाही साहब की जो रिहाइश गाह के ऊपर जिस अंदाज से पुलिस ने धावा बोला और जिस अंदाज से पुलिस उस रिहाइश गाह में दाखिल हुई, ये तो साफ वाज़ेह तौर पर बता रहा है कि इस वक्त हुकूमत की तरजीहात दरअसल कुछ और हैं। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और इंतहाई अफसोसनाक बात है। आप ये देखें कि इलेक्शन धमाका होता है और धमाका होने के 10 मिनट के बाद इनके जो हम नवा जो उनके जर्नलिस्ट हैं, उनकी तरफ से कैंपेन चल पड़ती है कि इन हालात में इलेक्शन नहीं हो सकते। इसका क्या मतलब है? बजाय इसके कि उस वक्त आप लोग वो जो शहीद हुए हैं उनकी तदफीन के लिए कुछ करते, जो जख्मी हुए हैं उनके इलाज के लिए करते, अब फौरी तौर पे आप भाग पड़ते हैं कि नहीं जी, इन हालात में इलेक्शन नहीं हो सकते। इसका क्या मकसद है? दूसरी बात, जो औरिया मकबूल जान साहब ने आज एक ट्वीट किया था जो मैंने पढ़ा है, और वो बड़ा मुझे मतलब ये कि मैं उससे बड़ा क्या कहना चाहिए कि मुतासर भी हुआ। उन्होंने कहा है कि जो धमाका, ये खुदकुश धमाका था। खुदकुश धमाका जो कोई जैकेट लेकर गया होगा, जैकेट में ज्यादा से ज्यादा 20 नहीं तो 25 किलो मवाद होगा। उसके साथ एक पूरी छत उड़ जाना जो है, कंक्रीट की बनी छत उड़ जाना जो है, ये एक बड़ी सोचने वाली बात है। इसका मतलब है कि वहां पे पहले भी कुछ था, वहां पे पहले भी कुछ और भी था जिससे वो पूरा इतना खौफनाक धमाका हुआ और 100 से ज्यादा लोगों की हलाकतें हुई हैं, कई घरों के चिराग गुल हो गए। और हुकूमत जो है, बजाय इसके कि इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करती, जो इसके पीछे जो लोग मुलव्वस हैं उनके पीछे कोई चढ़ा जाता। आपके आईजी के बयानात देख लें, सरहद का आईजी क्या कह रहा है। आप ख्वाजा आसफ का बयान देख लें, ख्वाजा आसफ साहब कह रहे हैं कि जी सरहद के जितने भी टोल प्लाजा है वहां पे जो दहशतगर्द हैं वो अपना हिस्सा अलग से ले रहे हैं। ये क्या हो क्या रहा है इस मुल्क में भाई, ऑल ऑफ अ सडन? लेकिन शुएब साहब, मैं चाहूंगा इसके ऊपर जरूर ऐड करें। आपने बिल्कुल कहा कि हो क्या, राना सनाउल्लाह साहब की तकरीर भी अगर आपने सुनी हो, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इल्जाम माजी की हुकूमत के ऊपर ही दिया कि किस अंदाज से उन्होंने लोगों को छोड़ा, ये सारे मामला। मेरा सवाल तो सिर्फ इतना है कि ऐसे माहौल में जब हम देख रहे हैं कि एक शोक का आलम है और एक बड़ा जानी नुकसान हुआ है, ऐसे में ये इल्जाम तराशियों की सियासत क्या हमें करनी चाहिए? आज भी हम देखें कि ऐसा महसूस होता है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, इतना बड़ा सानिया हो गया, और हमारे इर्द गिर्द का माहौल देखें, हमारी सियासत का तर्ज देखें, उसमें ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ हुआ हो। देखिए मुनीर साहब, बात ये है कि ये तो बात की बातें है ना। पहला तो मसला ये है कि बिल्कुल जब इलेक्शन का अनाउंस किया है, मतलब 2 दिन पहले गवर्नर, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की डेट दी है और अगले दिन जो है वो धमाका हो जाता है। कौन है इसके पीछे? इसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। ये क्या मतलब, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, क्या ये धमाका सिर्फ इलेक्शन डिले करने के लिए था? माजी में होता रहा इस तरह से, माजी में इस तरह से होता भी रहा है कि अक्सर सियासी जमातों का शिकवा भी रहा इस हवाले से कि इस तरह के माहौल में इलेक्शन कराना यकीन तौर पर मुश्किल अमल होता है। देखिए सर, ये मैं इस पे थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। आई एम सॉरी टू से, मैं इस पे थोड़ा सा, बल्कि थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। DGISPR साहब कह रहे हैं जी इंडिया का मुलव्वस हो सकता है। इंडिया को क्या जरूरत पड़ी हमारे इलेक्शंस को सबोताज करने की? कौन लोग चाह रहे हैं कि इलेक्शन ना हो?
दो सवाल है ना। ये बड़े अहम सवाल है। मतलब इलेक्शन, जी, बिल्कुल अहम, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। दो दो सवाल हैं बड़े सादे से, कि आज आप इलेक्शन के अनाउंस मतलब डेट देते हैं, अगले दिन धमाका हो जाता है। उससे पहले ये शुरू हो जाता है कि जी दहशतगर्दी शुरू हो रही है। पिछले 4 साल दहशतगर्दी क्यों नहीं थी? ये छुट्टी पे थे क्या? मैं चाहूंगा शाह साहब आप ही अगर इसका जवाब दे दें, क्योंकि ये जो शेख साहब सवालात उठा रहे हैं, ऐसे माहौल में यकीन तौर पे पहले तो किसी ने भी एंटिसिपेट नहीं किया था कि इतने बड़े तर्ज का धमाका पाकिस्तान में फिर हो सकता है, दहशतगर्दी इस तरीके से सर उठा सकती है, क्योंकि एक बड़े ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन रद्दुल फसाद हुआ, ऑपरेशन ज़रब अस्ब हुआ, तो ये सारे बड़े ऑपरेशन हुए। इसके बाद अब एक बार फिर से दहशतगर्दी की नई लहर है। इसके पीछे की कोई मुमकिन वजूहत तो होंगी, सिर्फ अफगानिस्तान के अमन अमान की सूरत हाल तो नहीं है इसमें। मैं शोएब साहब की बात से मुत्तफिक हूँ। देखिए, सोचने वाली बात यह है कि एक सूबा जिसके अंदर कई सालों से कोई दहशतगर्दी का वाकया पेश नहीं आया, जहाँ पर लोग मुतमईन थे, अमन से रह रहे थे, यकलख ये इलेक्शन के ऐलान के साथ ही, सूबाई असम्बली के इलेक्शनों के ऐलान के साथ ही पहले गवर्नर का एक मुतनाज़ा बयान देना, जो निगरान गवर्नर है उनका एक मुतनाज़ा बयान देना कि इलेक्शन का फैसला इलेक्शन कमीशन और इस्टेब्लिशमेंट करेगी। तो ये एक बड़ा मुतनाज़ा बयान था, और उसके फौरन बाद पेशावर के अंदर खास करके एक इंतहाई सिक्योर्ड रेड जोन के अंदर पुलिस लाइन की मस्जिद के अंदर धमाका होना, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और इस धमाके की टाइमिंग उससे बड़ा सवालिया निशान है। और एक चीज और ऐड कर दें शाह साहब, ये जो धमाके के हवाले से रेफरेंस दिया जा रहा है कि ऐसे माहौल में इलेक्शंस कराना मुश्किल होंगे, मेरे ख्याल से तो पेशावर या केपी या पूरे पाकिस्तान में इससे ज्यादा खराब हालात में भी इलेक्शंस हुए हैं माजी में, और ऐसा नहीं कि छोटे पैमाने बड़े पैमाने पर इलेक्शंस हुए हैं। जनाब, आप माजी की तमाम मिसालें देख लें। क्या जितनी दहशतगर्दी पिछले दौर में थी, उतनी दहशतगर्दी के दौर के अंदर इलेक्शन का इनेकाद नहीं किया जाता रहा? क्या सूबे के अंदर इतने बुरे हालात हैं? क्या मुझे एक आप बात समझाएं कि रेड जोन के अंदर अगर एक धमाका होता है जो सूबे के अमन को मुतासिर करता है, तो आप मुझे बताएं वो किसकी जिम्मेदारी थी? उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस और सिक्योरिटी रखना, उसको रोकना किसकी जिम्मेदारी थी? यकीनी तौर पे इदारों की जिम्मेदारी थी, वहां पे मौजूद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के जो एहलकार थे उनकी जिम्मेदारी थी। तो इससे आप कैसे कह सकते हैं कि इस एक धमाके से पूरा सूबा मुतासिर है? लेकिन मेरा फिर ये सवाल होगा, माजी में हमने देखा बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत जब हुई, उसके बाद भी इलेक्शंस तो हुए, इलेक्शंस से राय फरार तो इख्तियार किया ही नहीं जा सकता ना, इसके बगैर तो प्रोसेस ही मुकम्मल नहीं होता। देखें, अगर आप गौर से पिछले माजी में जाए तो जब इमरान खान का धरना था, एपीएस स्कूल पेशावर के अंदर एक बहुत खौफनाक वाकया पेश आया था, जिसमें हमारे सैकड़ों तालिब इल्म शहीद कर दिए गए थे, और एक जुल्म और बर्बरियत की वहाँ पे मिसाल कायम की गई थी दहशतगर्दों की तरफ से। तो आप ये देखें कि उस वक्त भी उस हमले का फायदा मुस्लिम लीग नून को ही पहुंचा था, जब इमरान खान ने अपना इस्लामाबाद का धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया था इस वाक़े के पीछे। चले ये तो भी चीज़ों को आप अलहदा ना करें, चीज़ें बहुत सारी सवालिया निशान रखती हैं, और इसकी वजाहत आने वाले दिनों में मुख्तदर इदारों से होना बहुत जरूरी है। अच्छा शाह साहब, एक चीज और भी बताएं, इस तमाम तर सिनेरियो में हमने देखा कि जब से ये सानिया हुआ, उस सब के बाद जो माशी सूरत हाल है वो पसे पर्दा चली गई, पसे कुछ चली गई, और जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ था, आज भी ओसीएसी ने एक खत लिख दिया है जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से तशवीश का इजहार भी किया गया है। इस खत के बाद आज ये तमाम तर जो लाइमलाइट है इस इशू पे नहीं आ रही कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कितना बड़ा इजाफा हुआ, या पाकिस्तान माशी और एतबार से किस जगह पे खड़ा है। तो अब आपको क्या लगता है, हुकूमत इस हवाले से भी अब कुछ काम करेगी? क्योंकि ये जो एक इंसिडेंट था ये हो गया, इससे हमें आगे भी बढ़ना है, ना सिर्फ इनके सहूलतकारों को अपनी गिरफ्त में भी लाना है, कैफरे किरदार तक पहुंचाना है, तो दूसरे एंड पे पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम भी करना है। हुकूमत आपको लगता है इस तरफ सोच भी रही है, संजीदा भी है? आपको ऐसा लग रहा है कि ये हुकूमत संजीदा है अवाम के बारे में या मुल्क के बारे में? तो मेरा ख्याल है आप हम सर, ये तो मैं भी आप ही से सवाल कर रहा हूं ना, मुझे तो मैं तो खुद आपसे जानना चाह रहा हूं। जी, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। देखें, मैं आपको एक बड़ा तारीखी जुमला अता करने जा रहा हूँ। इस वक्त जो हुकूमत है वो सिर्फ हाल का सोच कर इकदाम कर रही है। इस हुकूमत ने अपने मुस्तकबिल, सियासी मुस्तकबिल से बिल्कुल गाफिल हो चुकी है,
और उसको इससे कोई गर्ज नहीं कि आगे मुस्तकबिल में क्या होता है। वो सिर्फ हाल को देखकर अपनी इक़्तिदार को तवालत देना चाह रही है, पहली बात। सेकंड बात ये आ जाती है, आपके सवाल का एक और जवाब ये है कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो और वो कोई एक सियासी गलती करें, जैसे उन्होंने कीमतों में इजाफा किया, पेट्रोल की खौफनाक किस्म का इजाफा किया गया, बड़ा बोझ डाला गया आवाम के ऊपर और अभी मजीद बोझ डलने वाला है, तो क्यों एक दहशतगर्दी का वाकया उस जगह पेश आ गया जहां पर आने वाले दिनों। लेकिन इसका मुमकिन तौर पे ये मतलब भी तो हो सकता है ना कि हुकूमत के मामलात की इसमें गिरफ्त नहीं है। मैं आपको जो आपने माशियत के बारे में सवाल किया उसके बारे में कुछ आदाद व शुमार पेश करना चाहता हूँ। फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट्स के मुताबिक आपकी एक्सपोर्ट 6.8% कम हो चुकी है, आपका रेमिटेंस 11.1% कम हो चुका है और FDI 58.7% कम हो चुकी है। ज़ेर मुबादला के ज़खायर मैं आपको वो पूरे आदाद शुमार आप करने दें, मेरी बात सुन लें। 20 जनवरी 2022 को पाकिस्तान के पास 15.75 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर थे, जो आज 3 अरब डॉलर तक जा चुके हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि आपको क्या माशी तब्दीली नजर आ रही है। ये जो 12 अरब डॉलर थे ये कहाँ चले गए, इसको कौन चेक करेगा, इसका हिसाब किताब कौन लेगा, कौन से अवाम के ऊपर खर्च किए, क्या किया आपने इसका। शाह साहब आपका सवाल आ गया, नजर आ रही है। शाह साहब आपका सवाल आ गया, मुझे ब्रेक। शाह साहब ने बयान किए हैं हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है, क्या ऐसा हो सकता है कि हुकूमत इस वक्त शायद इन तमाम तक फ्रंट्स के ऊपर देख ही नहीं पा रही कि कितना बड़ा इशू है या कितना बड़ा एक बहरान आ रहा है जो हुकूमत इसको नजरअंदाज किए हुए। क्यों ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर हो। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। सवाल ये छोड़े गए थे कि जो इस वक्त माशी सूरत हाल है और जो हमने देखा कि एक हंगामी सूरत हाल ये भी हुई कि लॉ एंड ऑर्डर के एतबार से और दहशतगर्दी के एतबार से एक बड़ा सानिया पेश आया। क्या हुकूमत इस वक्त इस तमाम तर सूरत हाल की नौयत से कासिर है कि वो समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर हो क्या रहा है, या हुकूमत का इस वक्त जो तरजीहात है इसमें तमाम तर चीजें शामिल ही नहीं है। शुएब साहब, यकीनी तौर पर मईशत एक बड़ा अहम सवाल है, लेकिन ये तमाम तो जो दीगर फ्रंट्स हैं, हुकूमत को उन तमाम तर फ्रंट्स के ऊपर भी तो काम करना है, लेकिन इस वक्त कहीं भी हुकूमत उस तरीके से परफॉर्म करती हुई नजर नहीं आ रही। छोटी सी मिसाल ले लें, रशिया के हवाले से कहा जा रहा था कि हुकूमत ने रशिया के साथ मुआहिदा कर लिया और बहुत जल्द रशियन ऑयल पाकिस्तान इंपोर्ट कर लेगा कम दामों पे। अभी उसके हवाले से भी कोई पेशरफ्त हुई नहीं है, तो अभी से इस तमाम तर चीजों का शोर मचा देना आपको नहीं लगता है थोड़ा सा जल्दबाजी में है? देखिए, गुजारिश ये है कि जो रशियन ऑयल है, रशियन ऑयल को रिफाइन करने के लिए आपके पास तो सिस्टम ही नहीं है। वो रिफाइन या इंडिया से होगा या किसी और मुल्क से होगा, आपके पास तो उसकी रिफाइनरी नहीं है। ठीक है, तो ये बात करना ही जो है, ये मेरे ख्याल में तो इसकी कोई लॉजिकल बात नहीं है। ये तो लोगों को एक नया लॉलीपॉप दिया गया कि जी हम रशिया से सस्ता तेल ले रहे हैं, वहां से ले रहे हैं। रशिया क्यों जा रहे हो, साथ ईरान बैठा है, वहां से ले लो। अगर तुम में इतनी ताकत है तो ईरान आपको उससे भी सस्ता दे देगा और जल्दी दे देगा। बात ये नहीं है। ये जो अनफॉर्चुनेटली ये जो नून लीग की हुकूमत है, इसकी अगर आप हिस्ट्री खोल के देख लें, इसने हर दौर में अवाम से ही कड़वा घूंट अवाम को ही पिलाया है। और हर दौर में, इनके हर दौर की आप पिछली पूरी हिस्ट्री खोल के देख लें, ये अवाम से कुर्बानी लेते हैं। खुद ही 80-80, 85-85 वजीर बना लेते हैं। तो अब ये जो शाह साहब ने जो आपको जो स्टैटिस्टिक्स जो उन्होंने जो फिगर्स बताए हैं, मैं रीचेक करूंगा कि मतलब क्या सूरत हाल है। बहरहाल बात ये है कि हालात तो हमारे फिर खराब होंगे ही ना। आपने किया क्या है, आप एक्सपोर्ट आपकी खत्म हो रही है। क्यों एक्सपोर्ट खत्म हो रही है? इसलिए एक्सपोर्ट खत्म हो रही है, आपने बिजली इतनी महंगी कर दी है कि आप इंटरनेशनल मार्केट में आप कम्पीट ही नहीं कर सकते। अब कैसे बढ़ाओगे एक्सपोर्ट, क्या करोगे आप? तो इनकी तवज्जो इस तरफ तो है ही नहीं, किसी दौर में भी नहीं रही। ये तो पहले भी जब आते थे तो ये मेट्रो बना लो, ऑरेंज ट्रेन बना लो, ये कर लो, वो कर लो, वो सारे प्रोजेक्ट्स लगाए जिनका आज तक पाकिस्तान को नुकसान चल रहा है। किसी एक प्रोजेक्ट में भी ना मेट्रो भी आपका जो है वो सब्सिडी पे चल रहा है, राइट। ऑरेंज ट्रेन भी आपकी सब्सिडी पे चल रही है। ये सारे प्रोजेक्ट्स आपके सब्सिडी पे चल रहे हैं।
इन्होंने कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट लगाया जिससे मुल्क और कौम को कोई फायदा हुआ हो? कोई एक बता दे। ये जो बात करते हैं बार बार के जी हमने बड़े प्रोजेक्ट लगाए, ये लगाए, वो लगाए, वो जरा उन प्रोजेक्ट को खोल कर तो देखें कि है क्या पीछे। ये बड़े सवाल है। और मैं चाहूंगा शुएब साहब, यहां पे मैं एक चीज भी सुनाना चाह रहा हूं कि हुकूमत के अपने अंदर से अभी सवालात उठाए जा रहे हैं और इस बात का शोर किया जा रहा है कि हुकूमत को यकीनी तौर पर मुश्किलात को सामना, तो हुकूमत को कड़े फैसले लेने होंगे। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने क्या तकरीर की और उन्होंने क्या कहा, आपको वो सुनाते हैं और उसके ऊपर फिर हम अपने तजज़ियाकारों से, पैनलिस्ट से इसका रद्द अमल भी लेते हैं। स्ट्रांगली कंडेम भी करते हैं, अफसोस भी करते हैं और हमने किया भी है। लेकिन मिस्टर चेयरमैन, ये एक लार्जर इशू है। एक तरफ हमें नज़र आ रही है नाकामी और एक तरफ नज़र आ रही है नालायकी। नाकामी है कि हमारी जो अफ़गान पॉलिसी जो हमने मुरतब की थी, दैट हैज़ फेल्ड एंड वी शुड एक्सेप्ट दैट। उसमें और आई वॉज वन ऑफ द पर्सन्स, इवन जनरल ज़िया के ज़माने में मैं एडिटर था मुस्लिम में, उसको भी मैं कहता था कि ये जिहाद विद अमेरिकन डॉलर्स और स्ट्रेटेजिक डेप्थ ये काम नहीं चलेगा। वली खान साहब भी कहते थे और लोग भी, एक चंद लोग थे। और दूसरी नालायकी जो है हमारी कि हमारी अभी तक काउंटर टेररिज्म पॉलिसी नहीं मुरतब कर सके हम। अफगान पॉलिसी के क्या हमारे कॉन्टूर्स थे और क्या स्ट्रेटजी थी? पहले कहा था जी स्ट्रेटेजिक डेप्थ, कि हमारा 5वां सूबा है ऑलमोस्ट, इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ अ सिक्योरिटी। फिर हमने कहा कि जी हाँ, अब आया कि कुछ लोग गुड टेररिस्ट हैं, कुछ लोग बैड टेररिस्ट हैं। फिर हमने कहा कि नहीं, कुछ लोगों से हम बात करेंगे, कुछ लोगों से हम मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे। सर, कल जो हमने साइट्स देखी हैं टेलीविजन पर, और मैं स्टूडेंट भी हूँ हिस्ट्री का, मुझे याद है व्हेन आई वेंट टू अमेरिका, मैंने यूरोपियन हिस्ट्री स्टडी की, तो उधर बताया उन्होंने कि 17th सेंचुरी में देयर वाज अ 30-year वॉर इन यूरोप, 1618 से लेके 1648 तक, और वो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस की जंग थी। उसके बाद अमन आया यूरोप में। मैंने कहा कि 30 साल तक ये यूरोपियन लड़ते रहे हैं, ये पागल हैं, क्या हुआ है? सर, हमारी जिंदगी में 1979 से लेके 2022 तक 43 years हो गए हैं। वी आर स्टिल फाइटिंग एंड वी आर स्टिल इन्वॉल्व इन दैट। और कल जो सीन्स बताए हैं, तंगी साहब बता रहे थे और दोस्त भी, कि और खास तौर पे ये जो अफगान जिहाद में और सारे कॉन्सिक्वेंस, स्पेशली द पख्तून ब्लड वाज स्पिल्ड, दे हैव बीन द बिगेस्ट सफरर्स। $2 billion CIA ने ISI को दिए कि 2 लाख अफगान मुजाहिदीन और 20,000 अरब मुजाहिदीन को ट्रेन करें, जिसमें उसामा बिन लादेन, डॉक्टर अमान अल ज़वाहिरी थे। $2 अरब सऊदी अरेबिया ने दिए और $1 अरब आपको और लोगों ने दिए। $5 अरब का ये अफगान जिहाद आपने जो लड़ा, जिस वॉज द बिगेस्ट कोवर्ट ऑपरेशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर II, उसके नतायज आपके सामने आ रहे हैं। लेकिन कंट्रीज में हिम्मत होती है लीडरशिप में कि हम अपनी गलती तस्लीम करें, कोर्स करेक्शन करें और सही सिमत पे जाएं। वी हैव नॉट लर्नड एनी लेसन्स फ्रॉम दैट। अब क्या है, काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी में हमें ब्रीफिंग दी गई कि हम गुफ्तगू कर रहे हैं, और उस ब्रीफिंग में मैं भी शामिल था। 5 जुलाई 2022 की बात है, जो रजा रबानी साहब ने जिक्र किया, और मैंने भी क्वेश्चन किया था। मैं कहा, जिनसे आप गुफ्तगू कर रहे हैं, और मिलिट्री हाई कमांड था, जिनसे आप गुफ्तगू कर रहे हैं, आपके गारंटर कौन है, और अगर वो मुकर गए तो फिर क्या होगा? कहता नहीं, हमने सब कुछ संभाला हुआ है। सो आई थिंक दैट मिस्टर चेयरमैन, द टाइम हैज कम टू फॉर्मुलेट अ क्लियर पॉलिसी। और उस हवाले से, काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी के हवाले से मैं अग्री करता हूँ रजा रबानी साहब से। 8 फरवरी का सेशन 1 पॉइंट एजेंडा का होना चाहिए, नेशनल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी। और ये जो है इक्तदार की कशमकश, चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ हो या हिज़्ब इक़्तिदार हो, इसमें मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा। वी आर टॉकिंग ऑफ पाकिस्तान, इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान टुडे, नॉट अबाउट एनी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो आनी जानी चाहिए, ये वैसे भी लूरी लंगड़ी गवर्नमेंट है बेचारी, इट्स जस्ट मडलिंग थ्रू, रोज गालियां पड़ रही हैं, जूते पड़ रहे हैं, क्या रह गया इस गवर्नमेंट का संभालने का? मेरा तो ख्याल है बेहतर है कि अनाउंस करें इलेक्शन और आगे जाएं। बिल्कुल सही बात है जी, आपने मतलब है कि लेट्स स्पीक द ट्रूथ एंड अबाउट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, इसको आगे लेके चले। अगर नहीं करेंगे तो देन देयर विल बी अ वैक्यूम, फिर कोई और आ जाएगा, जनरल आइंदा खान आ जाएगा या नेशनल गवर्नमेंट आ जाएगी, और सब रोएंगे कि जमहूरियत की बहाली करें। तो आई थिंक द टाइम हैज कम टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। और दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी में जो लीड रोल होना चाहिए था नेक्टा का, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, उसका आपने नकारा कर दिया है, उसको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया है, और हम सिर्फ मजम्मत करते हैं, कॉन्डेम करते हैं। मिस्टर चेयरमैन, यू एज चेयरमैन अपर हाउस, आई थिंक यू शुड कन्वे द सेंटिमेंट्स टू द गवर्नमेंट
कि 8 फरवरी का, इसमें अब सियासी चपलिश कि जी वो कौन इक़्तिदार में आएगा, किसकी बारी आएगी, किसको रोकना है, किसको लगाना है। मुझे किसी ने पूछा परसों कि इलेक्शन कब होंगे। मैंने कहा जी हम जनरल ज़िया को गाली बड़ी देते हैं, लेकिन जनरल ज़िया की पॉलिसी हम फॉलो करते हैं अभी भी। उन्होंने कहा था इलेक्शन उस वक्त होंगे जब मुस्बत नताइज होंगे, तो जब तक वो नहीं होंगे इलेक्शन नहीं होंगे। तो इस किस्म की पुट द पीपल फर्स्ट। और कल जो देखा आपने, एक बच्ची और एक बच्चा, वालिद शहीद हो चुका है। कुछ तो हम खुदा का खौफ करें अबाउट द ह्यूमैनिटी, पीपल आर बीइंग किल्ड। ये ठीक कहा इन्होंने आबरो साहब ने कि पहली दफा हमारी हिस्ट्री में आटे के ऊपर राइट्स हुए हैं। 2-3 बंदे have been died on आटा इशू। और अभी मैं मिल के आ रहा था, मुझे श्रीलंका का सफीर उसने दावत दी 6 को है, मैं फाइनल बात कर रहा हूँ मिस्टर चेयरमैन। मैंने पूछा कि आपने कैसे संभाला है श्रीलंका का। कहते हैं हमने बड़ा सही सिस्टम बना लिया है, हमने वो राशनिंग कर दी है ऑयल की और ये फ्यूल की, और हमने QR कोड दे दिया है। हमने कहा कि जो मोटरसाइकिल वाला है वो इतने तेल लेगा, गाड़ी वाला ये लेगा, टैक्सी वाला लेगा, और ट्रक वाला ये लेगा। उन्होंने IMF से नहीं ये किया, खुद किया है। तो हमारे यहाँ सलाहियत नहीं रही रिफॉर्म करने की, हमारे यहाँ सलाहियत नहीं रही कि नई गलतियां करने की, पुरानी गलतियां हम दोहराई जा रहे हैं। और आई थिंक वी आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान एंड इट्स पीपल, नॉट अबाउट एनी पार्टी और पर्सन और कुर्सी की जंग। कुर्सी की जंग पाकिस्तान को तबाह कर देगी। एंड आई थिंक पीपल हैव हैड एनफ ऑफ दिस थिंग। सो आई थिंक द टाइम हैज कम टू टेक इट फॉरवर्ड। मिस्टर चेयरमैन, थैंक गॉड अभी तक ये फंक्शन कर रहा है हाउस हमारा। तो आप एक लीडरशिप रोल अदा करें, लीड विद इश्यूज एंड आइडियाज। और बल्कि आप खुद फिर अगर ये नहीं मानते तो आप नेशनल गवर्नमेंट अनाउंस कर दें विद रजा रब्बानी साहब और आप लोग। थैंक यू सर, थैंक यू। सबको साथ लेके चले तो कोई ताकि सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल। लोग मसले का हल चाहते हैं, लोग नहीं चाहते नारेबाजी और आपस में चपलिश। थैंक यू सर। एंड दिस इज एन इशू व्हिच नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड राइट नाउ। और इसमें रवायती नालायकी नहीं चलेगी, और वो आप लेके चलें और नेक्टा को आगे लेके चलें और एक टास्क फोर्स बना दें। हम उनको प्लान दे देंगे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी कैसे बनती है। थैंक यू। इधर बड़े लोग मौजूद हैं। थैंक यू मिस्टर। CV दे देना मुशाहिद साहब। तो आपने गुफ्तगू सुनी मुशाहिद हुसैन साहब की। शुएब साहब, आपने भी ये गुफ्तगू सुनी होगी, आपने भी देखा कि बड़ा एक सख्त स्टांस है इस वक्त मुशाहिद हुसैन साहब का, और सीनियर वो पॉलिटिशियन है। अगर वो अपनी हुकूमत को इतनी इस अंदाज से तनकीद कर रहे हैं, तो फिर आपको नहीं लगता कि हुकूमत के लिए मुश्किलात आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं? हुकूमत है कहाँ भाई? सर इस्लामाबाद में तो है ना, चाहे आप माने या ना माने, इस्लामाबाद में तो है ना। सर अगर ये हुकूमत है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। मतलब इस किस्म की दहशतगर्दी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, किसी अवाम का कोई जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, कोई मुइशी लिहाज से आप बिल्कुल पिस के रह गए हो, आपको कोई पता नहीं चलता। आज सुबह मैं बाजार से कोई चीज लेता हूँ, उसका रेट कुछ और होता है, अगले दिन जाता हूँ रेट कुछ और होता है। मईशत में आपकी मतलब आपका कंट्रोल नहीं है, किसी चीज पे आपका कंट्रोल नहीं, तो हुकूमत रह कहाँ गई? कोई मुझे इसका जवाब दे देना। ये सवाल तो नहीं है। लेकिन मैं शाह साहब आपसे भी जरा चाहूंगा कि ये जो मुशाहिद हुसैन साहब ने जो तकरीर की है, और इसके साथ ही साथ आप जोड़ लें शायद खाकान अब्बासी साहब का जो रद्द-ए-अमल आया है मरीम नवाज साहिबा की वापसी के साथ ही, मिफ्ताह इस्माइल साहब पहले ही पार्टी से नाखुश है। हुकूमत इतने सारे मुश्किल फैसले आखिर क्यों कर रही है जब उसके अपने ही लोग हुकूमत के नाराज हो रहे हैं? मुश्किल फैसला कौन सा है? वो तो आसान फैसले कर रहे हैं कि उन्होंने पर्सनल रिलीफ लेने हैं, अपने केसेस माफ कराने, करप्शन माफ करानी है और चले जाना है। ये ना कैसे हालात में वो एक ऐसी कमजोर हुकूमत संभाले बैठे हैं। जी शाह साहब, मैं कह रहा हूँ वो तो सहरे गुलशन करने आए हैं, सहरे गुलशन कर चलेंगे। उनको क्या फर्क लगता है कि आवाम कहाँ जा रही है और मुल्क कहाँ जा रहा है? लेकिन आपको नहीं लगता है शाह साहब, जी सियासी तौर पे मुझे ऐसे लग रहा है कि अब मुस्लिम लीग नून के अंदर बिल्कुल एक उनके जो बड़े सीनियर रहनुमा है शाहिद खाकान अब्बासी, जो उनके साबका वजीर आजम भी रह चुके हैं पाकिस्तान के, तो मेरा ख्याल है कि वो अब शायद पार्टी से उनकी थोड़ी राहें और उनकी सोच डिफरेंट होती जा रही है, जिसका उन्होंने बरमला इजहार कर दिया है 2-3 प्रेस ब्रीफिंग्स के अंदर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मुशाहिदुल्लाह सैयद है, ये बड़े आपको पता है दूरअंदेश इंसान है, और ये हर पार्टी के साथ एक ब्यूरोक्रेसी टाइप इनकी हर पार्टी के साथ एक एफिलेशन रहती है, काफ़ी पार्टियों का सफ़र कर चुके हैं ये सियासत में।
तो उनको अब आगे के हालात नजर आ रहे हैं और उनको ऐसे लग रहा है कि शायद अब ये कश्ती इतने ज्यादा हचकोले खा रही है कि अब ये कश्ती डूब जाएगी। और शाह साहब इस तरह की भी कोई इत्तलात है? मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। कि मेरे मुशाहिद हुसैन मेरे सैयद इत्तलात साहब के जो है, मुताबिक जी सर जी मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो है ये हमारे जर्नलिस्ट भाई हैं, हमारे मतलब सीनियर रहे हैं, ये जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिज्म से ये पहली मर्तबा नून लीग इनको लेकर आई थी, उसके बाद ये काफ लीग में भी रहे, ठीक है, फिर अब ये दोबारा नून लीग में आए। तो मतलब ये कि इनकी बड़ी दूरदर्श निगाह होती है, इनकी खास तौर पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर और इंटरनेशनली जो कुछ चल रहा होता है उन चीजों पे इनकी बड़ी नजर होती है। तो वो कुछ देख रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं ना, बात बड़ी सीधी सी है। और शाहिद खकान अब्बासी जो है, शाहिद खकान अब्बासी जैसा बंदा अगर ये कह रहा है कि जी आपने बार बार अगर आइन को तोड़ना है तो मैं आपके साथ नहीं हूँ, आइन में 90 दिन की गुंजाइश है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए थे, बल्कि उन्होंने जो नया डिमांड की है वो ये की है कि इलेक्शन के फौरन ईद के फौरन बाद जनरल इलेक्शंस की डेट दी जाए। तो ये मैं इसको मैं एक बेहतर डेवलपमेंट समझूंगा कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे सियासतदानों को भी कोई अकल आनी शुरू हुई है। ये खुशाइंद चीज है, ये कोई बुरी चीज नहीं है। मैं मेरे एक सवाल करना चाहूंगा, आप दोनों से ही सवाल है। और देखें, मैं एक आपकी जी बात सर। को मैं अपनी बात को कंप्लीट करना चाह रहा था। मैं आपको ये आप बताना चाह रहा था कि आप अगर अल्फाज सुने मुशाहिदुल्लाह सैयद के, तो उन्होंने फरमाया है कि अगर आप गोश्त के नाखून नहीं लेंगे, अगर आप सही सियासी कदम नहीं उठाएंगे तो कोई और आ जाएगा। तो ये तो एक बहुत क्लियर मैसेज दे दिया है उन्होंने पूरी सियासतदान जितनी भी सियासी जमातें हैं बशमूल अपनी हुकूमत के, जिसका वो खुद भी हिस्सा है इस वक्त एज अ सेनेटर, उनको भी एक पैगाम दे दिया है कि आप एक बड़ी भयानक गलती करने जा रहे हैं अगर आप इलेक्शन के अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। सर तो क्यों कर रही है हुकूमत ये गलती, ये भी तो बताए ना, आखिर क्या वजह है हुकूमत ये गलती कर रही है? मेरा ख्याल है हुकूमत से बिल्कुल अब कंफ्यूज हो चुकी है। हुकूमत को मैंने आपको पहले कहा ना, ये सिर्फ हाल को देख रहे हैं कि हाल बचाने के चक्कर में इन्होंने अपनी सियासी साख भी तबाह कर ली है और अपना सियासी मुस्तकबिल भी दाव पे लगा दिया। शुएब साहब सिर्फ कंफ्यूजन इसकी वजह है? तो इसका ये क्यों वाला जवाब मैं दे दूं अगर हाँ जी इजाजत जी दें जो तो? सर, ये आप ही से पूछा है। जी सर गुजारिश ये है कि पंजाब में मियां नवाज शरीफ और इसकी फैमिली की तकरीबन 35 साल हुकूमत रही है। सही। खुद ये लाहौर से बिलोंग करते हैं। लाहौर में इन्होंने बेतहाशा लोगों को नवाजा भी हुआ है, बड़ा कुछ किया हुआ है। अब मरियम नवाज शरीफ आई है, 20 चैनल्स के ऊपर 10 दिन तक कैंपेन चलती रही, करोड़ों के इश्तेहारात दिए गए, सब कुछ किया गया, 6000 बंदा उसके इस्तकबाल पे इकट्ठा नहीं हुआ उस शहर में जिस शहर की आबादी 2 करोड़ से ऊपर है। तो इसमें इनको नजर नहीं आ रहा कि इलेक्शन में इनके साथ क्या सलूक होगा? सर वो तो बड़े दावे कर रहे हैं कि एक बड़ी तादाद में उनका वेलकम किया गया। सर दावे तो दावे है ना भाई। मेरे पास तो उसकी वीडियो पड़ी है, मैंने तो उस पर एक बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट भी किया हुआ है, वो भी आप सामने दे हैं। 6000 बंदा नहीं था और 6000 में से भी 1000-1500 जो थे वो पीटीआई के लोग गए हुए थे ये देखने के इसका इस्तेमाल कैसा हो रहा है। चले तो ये आप क्या बात कर रहे हैं? मुनीर साहब, मैं आपको एक अभी ताजा तरीन अपडेट दे देता हूँ। सर जल्दी से दे दें। भावलपुर के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स कन्वेंशन हो रहा है जी और उसके अंदर राना सनाउल्लाह साहब ने तमाम अहम लीडरों के नाम लेकर, नवाज शरीफ का नाम लेकर उन्होंने नारे लगवाए हैं, मरियम नवाज का नाम लेकर नारे लगवाए हैं, लेकिन उन्होंने शहबाज शरीफ का कोई नारा नहीं लगवाया। सर वो तो पार्टी स्प्लिट है ना। तो ये बारीक बारीक चीजें होती हैं, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये सूरत हाल वादे, एक इनके जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो वादे नजर आते जाते हैं। शाह साहब इसी पॉइंट पे एक सवाल छोड़े जा रहा हूं, ब्रेक का कहा जा रहा है कि क्या आने वाले दिनों में नून लीग में कोई ऐसा ब्लॉक या ऐसा ग्रुप बनने जा रहा है जो कि हुकूमत से या हुकूमती इकदामात से नाराज है, और उसमें कौन कौन लोग मुमकिना तौर पे, मुबैना तौर पे शामिल हो सकते हैं? सवाल आप दोनों के लिए छोड़े जाता हूं, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल छोड़े गए थे कि ये जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो बयान दिया, मिफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से ऑलरेडी इतलात है कि वो पार्टी से नाराज है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से भी इतलात है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया शहबाज शरीफ साहब को। दूसरी जानिब मुशाहिद हुसैन साहब के हवाले से जो तकरीर सामने आई है वो खुद एक मुकम्मल मुकदमा है जो कि अपनी हुकूमत के खिलाफ उन्होंने चार्जशीट बयान की है। क्या ऐसे माहौल में इस तरह की भी इतलात जो आ रही हैं कि नून लीग में कोई ऐसा ग्रुप फॉर्म हो रहा है जो आगे चल के
नून लीग को मुश्किलात में डाल सकता है या नून लीग के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है? ये सवाल मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा, लेकिन शाह साहब मैं चाहूंगा पहले आप जरा इसका जवाब दे दें, फिर मैं राजा साहब से पूछता हूँ। ये बिल्कुल मेरी इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर शाहिद खाकान की क़यादत के अंदर एक ग्रुप तश्कील पा चुका है, और ये इत्तलात भी बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि शाहिद खाकान अब्बासी ने बड़ी मुसद्दक़ा इत्तलात हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी ने शहबाज शरीफ को अपना रिजाइन पार्टी से पेश कर दिया। और कोई नाश्ते पे दावत वगैरह भी हुई है जिसमें कुछ MNAs वगैरह भी आए थे? मजीद बता दूं, आज से 4 दिन पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने चक शहजाद इस्लामाबाद के अंदर 80 से 100 मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं और सीनियर कारकुनों का एक नाश्ता किया था, और उसके अंदर बहुत सारी मुस्तकबिल की हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई है। और शाहिद खाकान अब्बासी के साथ मिफ्ता इस्माइल दूसरा बड़ा नाम है जो इस ग्रुप का हिस्सा होंगे, और इस ग्रुप के को मजीद तकवीत पहुँचेगी मानसहरा और एबटाबाद यानी KPK के कुछ मुस्लिम लीग नून के MNAs होंगे जो इस ग्रुप का साथ देंगे, और बहुत जल्द और आने वाले दिनों के अंदर ये आपके सामने बिल्कुल सामने आ जाएगा, और इसकी मैं आपको बिल्कुल 100% तस्दीक करता हूँ कि ये किस तरह का ग्रुप तश्कील पा चुका है। शेख साहब ये आने वाले दिन मुस्लिम लीग नून के लिए इंटरनल अंदरूनी खलफचार का शिकार बिल्कुल निशाना बनते नजर आ रहे हैं। शाह साहब आपकी आवाज में गालिबन कोई कनेक्शन इशू है। शुएब साहब मैं चाहूंगा आप जरा इसके ऊपर जरूर कमेंट करें। ये बड़ा एक इंकशाफ है कि एक इस तरह का ग्रुप फॉर्म हो रहा है नून लीग में। मैं सर गुजारिश ये कर रहा था कि इसको थोड़ा सा हिस्ट्री से जोड़े ना। नून लीग तो पहले से थी नहीं। 85 के इलेक्शन में पहली मर्तबा जो मुस्लिम लीग जिसको नए सिरे से वो गैर जमाती इलेक्शन के बाद जिसको पैदा किया गया वो जुनेजो साहब की लीग थी। फिर बाद में जब जुनेजो साहब को हटाया गया तो नून लीग बन गई, नवाज शरीफ साहब आ गए, ठीक है जी। फिर जब नवाज शरीफ पे बुरा वक्त आया तो एक काफ लीग बन गई, और नून लीग जो थी वो बिल्कुल साइड पे हो गई। 2-4 इनके MNA रह गए थे, बस बाकी सारी खत्म हो गई थी। सही। अब ये फिर हिस्ट्री रिपीट हो रही है जो मुझे लग रहा है, क्योंकि जो मेरा एनालिसिस है वो ये है कि नून लीग का जो सूरज है ना वो अब गुरूब होने पे है। अब वो बिल्कुल गुरूब हो रहा है। अब इसमें से कोई नई लीग निकलेगी, अब पता नहीं वो शायद खाकान अब्बासी की निकलेगी या किसी और की निकलेगी, लेकिन एक नई लीग निकलेगी। लेकिन शुएब साहब मैं अगर मैं ऐड जरूर कर दीजिएगा इस पे भी। जी शाह साहब आप कह दें। मैं आपको एक बुनियादी सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आपको पहले ये भी देखना चाहिए कि आखिर ये जो आपस में इनके इख्तलाफात हैं, ये इख्तलाफात की वजह क्या है। यही सवाल मैं करने लगा हूँ सर, यही सवाल मैं करने लगा हूँ कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई है? क्या कोई हुकूमत गैर आईनी इकदाम कर रही है या करने का सोच रही है? क्या मुस्लिम लीग नून को ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाले आम इंतखाबात में फिलवक्त जो पोजीशन है उनकी इतनी मुस्तहकम नहीं है, तो इसी वजह से ये जो पार्टी के अपने लोग नाराज भी हैं और खफा भी हैं, और मियां साहब की वतन वापसी का ना आना, मियां साहब खुद वतन वापस नहीं आ रहे, ये भी एक बड़ा सवाल है। जी सर, मियां साहब वापस आएंगे। ये इसी तरह इन्होंने हमेशा नारों तक रखा है और ये नारों तक ही रख रहे हैं। ये अभी 90 की सर आपको नहीं लगता मियां साहब को आना चाहिए, लाहौर फैसलाबाद की गलियों में चक्कर लगाना चाहिए? क्या वो लगा सकते हैं आपके ख्याल से? शुएब साहब बताएं। आप लगा नहीं सकते सर, वो इतना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। अच्छा, हम बुनियादी बात की तरफ आते हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर इस तरह के अगर सियासी इख्तलाफात की रिपोर्ट्स आ रही हैं आपस में रहनुमाओं की, उसकी वजह क्या है? तो उसकी मेन वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून के कुछ सीनियर रहनुमा ये समझते हैं कि मरियम नवाज को पार्टी का जो अब अगला ओहदा दिया गया है और उनको पार्टी के जो अब जिम्मेदारी दी गई है वो उससे मुत्तफिक नहीं है। इसका इजहार बहुत पहले चौधरी निसार अली खान कर चुके थे, जिसकी वजह से उनके इख्तलाफात हुए वो सिर्फ मरियम की वजह से मुस्लिम लीग नून से उनके इख्तलाफात हुए। और मुझे ऐसे ही लगता है कि अब शायद खाकान अब्बासी के भी इख्तलाफात जो है वो मरियम की वजह से ही हैं। शुएब साहब आपको भी ये लगता है कि मरियम नवाज साहिबा को जो जिम्मेदारियां बढ़ाई जा रही हैं उस हवाले से ये इख्तलाफात हैं? क्योंकि इजहार तो किया गया इस हवाले से। नहीं, इस पे मैं कुछ और कहना चाहूंगा। शाह साहब की बात जो है वो किसी हद तक ठीक है, मगर 100% इसलिए नहीं कहूंगा कि वो जो मौरूसियत की बात कर रहे हैं, मौरूसियत तो जब से नून लीग बनी है तब से चली आ रही है। एग्जैक्टली ये मेरा पॉइंट है कि वो तो जानते थे कि अगला नहीं शुएब साहब, ये मरूसियत की बात नहीं हो रही है, वो शख्सी इख्तलाफ कह रहा हूँ। आपकी बात को मैं इंडोर्स कर रहा हूँ। मरूसियत की सियासत पे तो ये जाते हैं,
ये जाएंगे कि अगर किसी को आगे जिम्मेदारी भी देंगे तो वो इनके खानदान का ही होगा, कोई दूसरा बंदा नहीं आ सकेगा इनके पार्टी के अंदर। तो सर मरियम नहीं होगा तो फिर कौन, मरियम नवाज साहबा के अलावा और कौन हो सकता है? मुझे आपकी सवाल समझ नहीं आया, जरा दोबारा बोलिए साहब। अगर मरियम नवाज साहबा के हवाले से शख्सियत का इख्तिलाफ है, जैसे शाह साहब फरमा रहे हैं, तो फिर कौन हो सकता है? क्या हमजा शहबाज हो सकते हैं या शहबाज शरीफ को ही लीड करना पड़ेगा, जो फिलहाल करते हुए नजर नहीं आ रहे? देखिए, यही तो प्रॉब्लम है ना उस पार्टी के अंदर। अब मतलब ख्वाजा आसफ के सफेद बाल सफेद हो गए, ख्वाजा साद रफीक एमएओ कॉलेज से शुरू हुआ और आज तक मतलब ये कि वो जूते खा रहा है। शाहिद खान अब्बासी के वालिद मोहतरम जो थे वो मतलब ये कि इस जो मौजूदा मुस्लिम लीग सो कॉल्ड, जो पहले जुनेजो थी, बाद में नून हुई, फिर मतलब चलती रही, उसके बानियों में से थे। इन लोगों में से किसी को आगे नहीं आने दिया जा रहा। हमेशा उनके खानदान से कोई बंदा आता है, तो इस पे मतलब ये कि कभी ना कभी तो इख्तिलाफात उठने थे या नहीं उठने थे। देखें, ये जो इनके जो सो कॉल्ड जो पुराने लीडरान हैं, वो सारी जिंदगी उनका काम सिर्फ यही है कि नारे लगाओ। तो समझ नहीं आ रहा मेरी? मतलब एक बंदा जो कह रहा है कि मैं इसके बानियों में से हूँ और मैंने इतनी कुर्बानियां दी हैं इस पार्टी के लिए, ये किया। सर बानी में से होना और खानदान में से होने में फर्क है ना, आप समझ नहीं रहे शुएब साहब। बानी होना अलग बात है और खानदान का होना अलग बात है। पाकिस्तान में तो हमेशा से डायनेस्टी पॉलिटिक्स नहीं, हमेशा उरूज किया है, इसी का रूल रहा है इसमें। सर बिल्कुल रहा है, लेकिन अब नहीं रहेगा। अब जो हालात जो पैदा सर अगर ये नहीं रहेगा तो फिर नून लीग का आप क्या कह रहे हैं? अगर आपको लगता है कि मरियम नवाज साहिबा की क़यादत भी होगी और ये सारे लोग मरियम नवाज साहिबा की क़यादत में मरियम नवाज साहिबा की क़यादत को कबूल करते हुए उनके पीछे भी चलेंगे, आपको ऐसा लगता है? क्योंकि अगर मैं एक छोटी सी मिसाल देखूं, मरियम नवाज साहिबा जब लाहौर वापस लैंड किया उन्होंने, तो वो जो इस्तकबाल में पुराने जो मुस्लिम नून के सीनियर पॉलिटिशियंस थे, उनमें से बेशतर वहां मौजूद नहीं थे। उसने भी एक सवाल खड़ा किया। नहीं, साद रफीक वहां पे था, ख्वाजा आसफ वहां पे था, मगर आप ये देखें ना कि 2.5 करोड़ के शहर में वो लोग कितने इकट्ठे कर सके? 5-6 हजार बंदा इकट्ठा हुआ है वहां पे भाई, उसके इस्तकबाल पे, उस शहर में जिस शहर पे इन्होंने 35 साल हुकूमत की है। तो सर वो सर्जरी करा के वापसी आई है, कोई मुल्क फतह करके तो नहीं आई थी। तो आप क्या समझे 6 लाख बंदा खड़ा कर देते? सर वो अपनी इलाज की घर से वहां गई थी, कोई खुदा ना खास्ता कोई जलावतनी थोड़ी थी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 6 लाख बंदा वहां पे होता। नहीं तो फिर मेरा सवाल ये है कि करोड़ों रुपए के इश्तहारात किस लिए दिए गए थे भाई? मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दें। करोड़ों रुपए के इश्तहारात, 10 दिन, 20 चैनल एक ही चीज पे खप पड़ी रही कि जी मरियम आ रही है, और इस्तकबाल के लिए 6,000 बंदा इकट्ठा होता है उस शहर में जिसका 2.5 करोड़ की आबादी है। तो आप क्या बात कर रहे हैं? फिर मुझे ये सिर्फ ये समझा दें कि वो इश्तहारात किस लिए दिए गए? वो तो इलाज कराने गई थी ना, इलाज करा के वो सीधी घर भी आ सकती थी। फिर ये सारा ये इतना जो ये सर शायद इश्तिहारात की प्लानिंग में कोई गड़बड़ हो गई होगी, गालिबन ये भी हो सकता है। लेकिन शाह साहब मैं चाहूंगा इसके ऊपर आप भी जवाब दे दें, क्योंकि बड़ा अहम मसला है कि मुस्लिम नून पाकिस्तान में सियासी एतबार से काफी अरसे से काफी एक्टिव रोल प्ले कर रही है। और अगर कोई भी सियासी जमात इस तरीके से जब बिखर रही हो, या उसमें कोई ब्लॉक्स की बात बनती है, या उसमें कोई ग्रुप्स की बात बनती है, या उसके अपने लोग उसको छोड़ते हैं, तो यकीन तौर पर इंतखाबात में उस सियासी जमात को मुश्किलात का सामना होता है। बात यह है कि शोएब राजा साहब की बात बिल्कुल सही है। मौरूसी सियासत का मसला है जिसकी वजह से पार्टी के अंदर इख्तिलाफात हो रहे हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि देखें, शहबाज शरीफ ये चाहते हैं कि आने वाले वक्त में हमजा शहबाज मुस्लिम लीग नून की क़यादत संभाले, ठीक है? और मरियम सफदर साहिबा ये चाहती हैं कि जुनैद सफदर को वो लॉन्च करने के लिए आई है कि जुनैद सफदर अगला वज़ीर आज़म हो पाकिस्तान का। तो बेसिकली आप इस बात को देखें, मैंने आपको अंदर की बात बता दी है, असल झगड़ा इस बात के ऊपर पार्टी के अंदर चल रहा है। और दूसरी बात ये चल रही है कि अब ये इनको नजर आ रहा है कि जो इस हुकूमत के साथ खड़ा होगा, जो इस हुकूमत का हिस्सा रहेगा और जो इस हुकूमत का साथ देता रहेगा, उसको अगले इंतखाबात में कोई इंतखाबात लड़ने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए कोई उसके पास बयानिया नहीं रहेगा। तो बेसिकली अब ये अगले इलेक्शन की तैयारियां आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में आप देखें कि वर्कर्स कन्वेंशन करने की बावलपुर में मुस्लिम लीग नून को क्या जरूरत पेश आई? वो जरूरत ये पेश आई कि अब मुस्लिम लीग नून का एक धड़ा जो नवाज शरीफ को सपोर्ट करता है, वो असल में आज से इलेक्शन कैंपेन के लिए निकल खड़ा हुआ है। तो सर मैं क्विकली बता दें कि अब
ईद के फौरी बाद पंजाब और केपी के असेंबलियों के इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं? सर इलेक्शन तो इनको करवाने पड़ेंगे, और इलेक्शन तो आपको करवाने पड़ेंगे। और सेकंड में नहीं सर, मेरा नहीं ख्याल। इलेक्शन जो है ना, मेरा ख्याल है कि केपी के और पंजाब के इलेक्शन नहीं होंगे। अब ये बात जो है ये जनरल इलेक्शंस पे ही जाएगी, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे जो भी होगा। ठीक होगी सर, आपका पॉइंट आ गया। यकीनी तौर पे ये अहम है कि इस वक्त इंतखाबी अमल कब होता है, क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसमें यकीनी तौर पे हर गुजरता दिन, हर गुजरता लम्हा तमाम तो सूरत हाल को असर नौ तरतीब दे सकता है, तब्दील कर सकता है, और ये किसके हक में होगी, किसके खिलाफ जा सकती है, यकीनी तौर पे कहना मुश्किल होगा। लेकिन फिलहाल जो इशारे नजर आ रहे हैं, जो सूरत हाल वाजे हो रही है, उसमें यह जरूर कहा जा सकता है कि जितना वक्त गुजरेगा, अगर हुकूमत ने बेहतर इकदाम ना किए और इसी तरीके से महंगाई का बोझ अवाम के ऊपर डाला, तो हुकूमत के लिए आम इंतखाबात में बेहतर कारकर्दगी दिखाना यकीनी तौर पे तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने मेजबान उनको इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।